राहुल अपनी हार पचा नहीं पा रहा था। उसका अहंकार उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। उसने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई, मिर्च मसाला लगाकर, और जिद की कि वो ये टूर्नामेंट रुकवा दें। राहुल के पिता, जो शहर के रसूखदार आदमी थे, उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और टूर्नामेंट के पुराने स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स को धमका दिया। डर के मारे सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अध्याय: संकट और चुनौती। प्रिंसिपल की घोषणा। अगले दिन कॉलेज में प्रिंसिपल और कोच के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और छात्रों को हॉल में बुलाया। प्रिंसिपल ने गंभीर आवाज में कहा, हमें बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे सभी इन्वेस्टर्स ने अचानक फंडिंग वापस ले ली है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर 3 दिन में हमें कोई नया स्पॉन्सर नहीं मिला तो ये फुटबॉल चैंपियनशिप रद्द करनी पड़ेगी। कोच ने आगे कहा, तारांकन, अगर आप छात्रों में से किसी के पास कोई संपर्क कांटेक्ट है जो स्पॉन्सर कर सके तो कृपया आगे आएं। हमें कॉलेज की इज्जत बचानी है। राहुल का नाटक और मजाक। राहुल अपनी कुर्सी से बड़े स्टाइल में खड़ा हुआ। उसने अपनी कॉलर ठीक की और पूरी क्लास को सुनाते हुए बोला, सर, आप चिंता मत कीजिए। मेरे डैड के बहुत बड़े कनेक्शंस हैं। मैं कल ही एक इन्वेस्टर खड़ा कर दूंगा। आखिर कप्तानी भले ही छीन ली गई हो और जिम्मेदारी तो रईस लोग ही निभा सकते हैं। तभी भीड़ के पीछे से एक शांत आवाज आई, सर, मैं भी कोशिश करूंगा। मेरी नजर में भी कुछ लोग हैं जो मदद कर सकते हैं। ये राघव था। राहुल जोर से हंसा और राघव की ओर उंगली दिखाकर बोला, अरे भाई, ये तो हद हो गई। तू इन्वेस्टर लाएगा? जिसके पास खुद की फीस भरने के लाले पड़े हों वो स्पॉन्सर ढूंढेगा? भाई, ये कोई चाय पकोड़े की दुकान नहीं है। यहाँ करोड़ों लगते हैं। तू जाकर ग्राउंड में घास काट, वही तेरा लेवल है। राहुल के चमचे हंसने लगे, लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराकर कोच को सिर हिलाया। अध्याय: 3 दिन बाद माइनस द ग्रेट शोडाउन। 3 दिन बाद कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। प्रिंसिपल स्टेज पर थे। राहुल का इन्वेस्टर 5 करोड़। सबसे पहले राहुल अपने इन्वेस्टर को लेकर आया। एक स्थानीय व्यापारी, लोकल बिजनेसमैन, जो गले में सोने की मोटी चेन पहने था, स्टेज पर आया। राहुल ने माइक लिया और घमंड से बोला, दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था, ये है सेठ करमचंद जी, और ये हमारे टूर्नामेंट के लिए 5 करोड़ 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। पूरी भीड़ ने तालियां बजाईं। कॉलेज के लिए 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। राहुल ने राघव की तरफ देखा और लूजर लूजर का इशारा करते हुए बोला, तारांकन, क्यों राघव? तेरे इन्वेस्टर कहाँ हैं? शायद रिक्शा का किराया नहीं होगा आने के लिए। राघव का इन्वेस्टर 50 करोड़। तभी ऑडिटोरियम के बाहर आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। सबने खिड़कियों से देखा, एक लग्जरी प्राइवेट हेलीकॉप्टर कॉलेज के ग्राउंड में लैंड कर रहा था। उस पर आर ग्रुप, राजवंशी ग्रुप का लोगो बना था। हेलीकॉप्टर से सूट बूट में एक बहुत ही प्रोफेशनल आदमी उतरा। उसके साथ बॉडीगार्ड्स थे। प्रिंसिपल दौड़कर उनके स्वागत के लिए गए। वो आदमी स्टेज पर आया। उसने माइक हाथ में लिया और कहा, नमस्ते, मैं राघव जी के कहने पर यहाँ आया हूँ। मेरी कंपनी ग्लोबल टेक वेंचर्स टैलेंट की कद्र करती है। उसने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और एक चेक फाड़कर प्रिंसिपल के हाथ में थमाया। ये लीजिए, हम इस टूर्नामेंट के लिए 50 करोड़ 50 करोड़ की फंडिंग कर रहे हैं, और साथ ही जीतने वाली टीम को हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए यूरोप भेजेंगे। सन्नाटा और हंसी। पूरे हॉल में 5 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल का ऑफर 5 करोड़, राघव का ऑफर 50 करोड़ जोड़ यूरोप ट्रिप। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। सेठ करमचंद, राहुल का इन्वेस्टर, अपना चेक वापस जेब में रखकर धीरे से खिसक लिए, क्योंकि 50 करोड़ के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। तभी पीछे से रोहित चिल्लाया, अरे राहुल भाई, तुम्हारे 5 करोड़ तो इनके चाय पानी के खर्चे में निकल गए। पूरा ऑडिटोरियम हा 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 के ठहाकों से गूंज उठा। हर कोई राहुल पर हंस रहा था। राहुल शर्मिंदा होकर नजरें झुकाए खड़ा था। प्रिंसिपल ने राघव को गले लगा लिया। विक्रम, जो कोने में खड़ा था, उसने धीरे से कहा, गुड जॉब बॉस। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। टूर्नामेंट राघव की बदौलत शुरू हो रहा है, लेकिन राहुल की बेइज्जती अब दुश्मनी में बदल गई है। मैच के दौरान राहुल ने विरोधी टीम के खिलाड़ियों को पैसे खिलाकर राघव को हमेशा के लिए अपाहिज इंजर्ड करने का प्लान बनाया है। ये रही उस रोमांचक मैच की पूरी कहानी, जहां जोश, साजिश और राघव की ताकत का असली प्रदर्शन हुआ। अध्याय: महामुकाबला, द ग्रैंड फिनाले। स्टेडियम का माहौल। मैच का दिन आ गया। कॉलेज का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ टाइगर्स, राहुल की टीम के समर्थक थे,
और दूसरी तरफ ईगल्स राघव की टीम 50 करोड़ की स्पॉन्सरशिप और स्पेन की ट्रिप दांव पर लगी थी, इसलिए माहौल में गजब का तनाव था। राहुल अपनी टीम के साथ मैदान में उतरा। उसकी टीम में कॉलेज के सबसे हट्टे-कट्टे लड़के थे, जिनमें से आधे उसने पैसे देकर खरीदे थे। दूसरी तरफ राघव अपनी टीम को लीड कर रहा था। रोहित और रहमत भी टीम में थे। राघव ने अपनी टीम से बस एक ही बात कही, आज हमें दिमाग से नहीं, दिल से खेलना है। जीत हमारी होगी, बस हार मत मानना। पहला हाफ, राहुल का गंदा खेल। रेफरी की सीटी बजते ही मैच शुरू हुआ। शुरुआत से ही राहुल की रणनीति साफ थी, गेंद को नहीं, राघव को निशाना बनाओ। जैसे ही राघव गेंद लेकर आगे बढ़ता, राहुल के खरीदे हुए खिलाड़ी उस पर झपट पड़ते। एक खिलाड़ी ने राघव की जर्सी खींची, दूसरे ने उसे कोहनी मारने की कोशिश की, तीसरे ने स्लाइडिंग टैकल किया। लेकिन राघव हवा के झोंके की तरह था। उसकी सिक्स्थ सेंस और सुपर स्पीड उसे हर खतरे से बचा रही थी। वो गेंद को नचाता हुआ उनके बीच से ऐसे निकल जाता जैसे पानी पत्थरों के बीच से निकलता है। राहुल ये देखकर दांत पीस रहा था। वो टक्कर चट्टान से टकराया कांच। जब राहुल ने देखा कि राघव को रोका नहीं जा रहा है, तो उसने अपने सबसे भारी भरकम डिफेंडर, जिसका नाम बुल था, को इशारा किया। इशारा साफ था, राघव की टांग तोड़ दो। राघव गेंद लेकर गोल की तरफ बढ़ रहा था। तभी बुल पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आया। उसका मकसद गेंद को रोकना नहीं था, बल्कि सीधे राघव के घुटनों पर टक्कर मारना था। स्टेडियम में सबकी सांसें थम गई। रोहित चिल्लाया, राघव संभल के। लेकिन राघव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपने पैरों को जमीन पर जमा दिया, एंकर। जैसे ही बुल राघव से टकराया, एक अजीब नजारा देखने को मिला। राघव को गिरने के बजाय बुल खुद ऐसे उछलकर दूर जा गिरा, जैसे वो किसी चलती ट्रेन या लोहे की दीवार से टकरा गया हो। बुल जमीन पर गिरकर दर्द से कराहने लगा, जबकि राघव अपनी जगह खड़ा रहा और गेंद को आगे ले गया। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसने मन में सोचा, ये इंसान है या लोहे का बना है। दूसरा हाफ, बराबरी की टक्कर। मैच बहुत रोमांचक हो गया था। स्कोर 2-2 से बराबर था। राहुल ने बेईमानी से एक पेनल्टी हासिल की और गोल कर दिया था। राघव ने अकेले दम पर 2 गोल दाग दिए थे। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी। मैच खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। अगर मैच ड्रॉ होता तो पेनल्टी शूटआउट होता, और राहुल वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने अपनी पूरी टीम को डिफेंस में लगा दिया ताकि राघव गोल न कर सके। आखिरी मिनट, असंभव शॉट। रेफरी ने एक्स्ट्रा टाइम का बोर्ड दिखाया। आखिरी 30 सेकंड बचे थे। गेंद राघव के पास थी, लेकिन वो गोल पोस्ट से बहुत दूर मिडफील्ड के पास खड़ा था। राहुल और उसके 4 खिलाड़ियों ने राघव को चारों तरफ से घेर लिया। राहुल हंसा और बोला, तारांकन अब कहां जाएगा राघव? रास्ता बंद है। राघव ने गोल पोस्ट की तरफ देखा। दूरी लगभग 40 गज 40 यार्ड्स थी। यहां से गोल करना नामुमकिन था। राघव की आंखों में वही नीली चमक, ब्लू ग्लिंट, हल्की सी आई। उसने विक्रम की सिखाई तकनीक और अपनी सुपर पावर को एक साथ जोड़ा। उसने पास देने के बजाय वहीं से शूट लेने का फैसला किया। राघव ने अपना दाहिना पैर पीछे खींचा और पूरी ताकत से गेंद को किक मारी। बूम! गेंद के निकलते ही एक सोनिक बूम, तेज धमाका जैसी आवाज आई। गेंद ने जमीन छोड़ दी और एक रॉकेट की तरह हवा में उड़ी। राहुल और उसके खिलाड़ी बस देखते रह गए। गोलकीपर ने कूदने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही उसके हाथों को चीरती हुई नेट के ऊपरी कोने में जा घुसी। गो ऑल! जीत का जश्न। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छाया, और फिर अगले ही पल शोर का तूफान आ गया। पूरा कॉलेज अपनी सीटों से उछल पड़ा। राघव! राघव! राघव के नारों से आसमान गूंजने लगा। रेफरी ने अंतिम सीटी बजाई। राघव की टीम मैच जीत चुकी थी। रोहित और रहमत दौड़ कर आए और उन्होंने राघव को अपने कंधों पर उठा लिया। मिस्टर खन्ना इन्वेस्टर वीआईपी बॉक्स में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। राहुल मैदान के बीच में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी 5 करोड़ की अकड़, उसका घमंड और उसकी साजिशें, सब राघव की एक किक ने चकनाचूर कर दी थीं। राघव ने ऊपर देखा और मन ही मन कहा, यह तो बस शुरुआत है। ये रही फ्रांस ट्रिप की शुरुआत और राहुल की साजिश के फेल होने की पूरी कहानी। अध्याय: फ्रांस की उड़ान और प्राइवेट जेट का सरप्राइज। राहुल की नीच साजिश। फ्रांस जाने के लिए पूरी टीम हॉस्टल से निकल रही थी। राहुल, जो इस ट्रिप का हिस्सा नहीं बन पाया था, जल भुनकर राख हो चुका था। उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उसने सोचा, तारांकन राघव भले ही मैच जीत गया हो,
लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को नहीं हरा पाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में चेकिंग बहुत सख्त होती है। राहुल ने हॉस्टल के एक सफाई कर्मचारी को पैसे खिलाकर, जब राघव अपने दोस्तों से बात करने में व्यस्त था, चुपके से राघव के बैग की सबसे नीचे वाली जेब में सफेद पाउडर ड्रग्स का एक पैकेट रखवा दिया। राहुल दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि जैसे ही राघव एयरपोर्ट के कस्टम्स और सिक्योरिटी चेक से गुजरेगा, पुलिस उसे ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ लेगी। उसका करियर खत्म हो जाएगा और वो जेल में सड़ेगा। एयरपोर्ट पर अलग रास्ता। पूरी टीम बस में बैठकर एयरपोर्ट पहुंची। रोहित और रहमत बहुत उत्साहित थे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी की पहली विदेश यात्रा थी। बस जैसे ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंची, ड्राइवर ने बस को टर्मिनल 3 पब्लिक डिपार्चर की तरफ मोड़ने के बजाय एक अलग सुनसान और वीआईपी रास्ते पर मोड़ दिया। रोहित घबरा गया। तारांकन, अरे भैया, रास्ता भटक गए क्या? इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो उधर से जाती हैं, ये हमें कहाँ जंगलों में ले जा रहे हो? तभी आगे की सीट पर बैठे मिस्टर खन्ना, इन्वेस्टर, पीछे मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो बच्चों, चैंपियंस लाइन में खड़े होकर धक्के नहीं खाते, हम पब्लिक फ्लाइट से नहीं जा रहे हैं। प्राइवेट जेट का खुलासा। बस एक बड़े से लोहे के गेट के अंदर घुसी और सीधे रनवे के पास जाकर रुकी। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक विशाल और बेहद आलीशान गल्फस्ट्रीम G650, गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट खड़ा था। वो धूप में चांदी की तरह चमक रहा था और उस पर आर ग्रुप का गोल्ड लोगो बना हुआ था। मिस्टर खन्ना ने कहा, स्वागत है, ये कंपनी का अपना प्राइवेट जेट है। ये हमें सीधा फ्रांस लेकर जाएगा, न कोई लाइन, न कोई भीड़ भाड़। राहुल का प्लान हुआ फेल। राहुल का पूरा प्लान इसी बात पर टिका था कि राघव पब्लिक सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरेगा, जहां पुलिस के कुत्ते और स्कैनर्स होते हैं। लेकिन प्राइवेट जेट टर्मिनल वीआईपी लाउंज में चेकिंग पुलिस नहीं, बल्कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी करती है। और मजे की बात यह थी कि उस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट भी राघव की ही कंपनी के पास था। जैसे ही राघव का बैग स्कैनर में गया, वहां मौजूद सिक्योरिटी हेड, जो राघव का आदमी था और जिसे विक्रम ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, ने वो पैकेट देखा। उसने राघव की तरफ देखा। राघव ने आंखों से इशारा किया, नष्ट कर दो। सिक्योरिटी वाले ने चुपचाप वो पैकेट निकाला और डस्टबिन में फेंक दिया। राघव बिना किसी रोक टोक के राजाओं की तरह प्लेन की सीढ़ियां चढ़ गया। राहुल की साजिश धरी की धरी रह गई। जन्नत जैसी उड़ान इनसाइड द प्लेन। जैसे ही रोहित और रहमत प्लेन के अंदर घुसे, उनके मुंह से चीख निकल गई। ओ भाई, ये प्लेन है या चलता फिरता महल? इंटीरियर। प्लेन के अंदर बेज की लेदर की बड़ी बड़ी रिक्लाइनर सीटें थीं। सुविधाएं, एक तरफ बड़ा सा 4K टीवी लगा था, दूसरी तरफ खाने पीने का बफे लगा था, जिसमें दुनिया भर की डिशेस थीं। बेडरूम, पीछे की तरफ सोने के लिए लग्जरी बेडरूम भी था। रहमत ने सोफे पर कूदते हुए कहा, तारांकन यार राघव, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे जाएंगे। कसम से भाई, मजा आ गया। रोहित ने एक वेटर एयर होस्टेस से जूस का गिलास लेते हुए कहा, तारांकन भाई, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। अगर ये सपना है तो मुझे उठाना मत। असली बॉस की मुस्कान। राघव खिड़की वाली सीट पर बैठा और अपने दोस्तों की खुशी देख रहा था। मिस्टर खन्ना राघव के पास आए और धीरे से झुककर बोले, ताकि कोई सुन न ले, सर, क्या सब इंतजाम आपकी पसंद के मुताबिक है? राघव ने धीरे से जवाब दिया, तारांकन बढ़िया है खन्ना। बस ध्यान रखना, मेरे दोस्तों को कभी पता न चले कि ये प्लेन मेरा है। उन्हें यही लगने दो कि ये स्पॉन्सरशिप है। उनकी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तभी पायलट ने अनाउंस किया, देवियों और सज्जनों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम फ्रांस के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं। प्लेन ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी और बादलों को चीरते हुए आसमान में गायब हो गया। उधर हॉस्टल में बैठा राहुल टीवी पर न्यूज का इंतजार करता रह गया कि फुटबॉलर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, लेकिन ऐसी कोई खबर कभी नहीं आई। कहानी का अगला रोमांचक मोड़, वे फ्रांस पेरिस पहुंच चुके हैं। ये शहर बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ सिंडिकेट का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क सक्रिय है। राघव को पता चलता है कि जिस होटल में वे रुके हैं, वहां ब्लैक मार्केट की एक गुप्त नीलामी ऑक्शन होने वाली है, जहां भारत की कोई चोरी की गई प्राचीन मूर्ति बेची जा रही है। ये रही पेरिस की सड़कों पर रोमांच, खतरे और एक नई रहस्यमयी मुलाकात की विस्तृत कहानी। अध्याय, पेरिस की रात, एक नई मुसीबत और अनन्या की एंट्री। भाग 1, सपनों का शहर और दोस्तों की मस्ती। प्राइवेट जेट से उतरने के बाद टीम को एक 7 स्टार हेरिटेज होटल में ले जाया गया, जहां से आईफिल टावर साफ दिखाई देता था। शाम होते ही पेरिस रोशनी से नहा गया। ठंडी हवा चल रही थी।
रोहित और रहमत होटल के कमरे में बैठने को तैयार नहीं थे। रोहित ने अपनी जैकेट ठीक करते हुए कहा, तारांकन भाई, हम पेरिस में हैं, प्यार के शहर में। चलो बाहर चलते हैं, क्या पता कोई मैडम मिल जाए जो हमें फ्रेंच सिखा दे। राघव मुस्कुराया। उसने सोचा कि थोड़ा घूम लेना चाहिए ताकि दिमाग शांत हो सके। विक्रम, बॉडीगार्ड, उनके साथ आने वाला था, लेकिन राघव ने उसे इशारा किया कि वो दूर रहे और शैडो मोड छिपकर सुरक्षा में काम करे ताकि दोस्तों को अजीब न लगे। तीनों दोस्त पेरिस की सड़कों पर निकल पड़े। एफिल टावर रात में जगमगा रहा था। रहमत हर दूसरी बिल्डिंग की फोटो खींच रहा था और रोहित हर गुजरती हुई लड़की को देखकर अपने बाल ठीक कर रहा था। भाग 2, गलत मोड़ और रेड स्कल गैंग। घूमते घूमते वे मुख्य सड़क से थोड़ा दूर निकल गए। बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि वे सीन नदी, सैन रिवर के किनारे एक सुनसान और पुरानी गली में आ गए हैं। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स कम थी और दीवारों पर अजीबोगरीब ग्राफिटी बनी हुई थी। अचानक सामने से 5-6 हट्टे कट्टे लड़के आ गए। उनके हुलिये से ही वे शरीफ नहीं लग रहे थे। उनके हाथों में बियर की बोतलें और बेसबॉल बैट थे। उन्होंने लेदर जैकेट पहनी थी जिन पर एक लाल खोपड़ी रेड स्कल का निशान बना था। ये पेरिस का कुख्यात रेड स्कल गैंग था जो टूरिस्टों को लूटने के लिए बदनाम था। गैंग के लीडर ने फ्रेंच में कुछ कहा और रहमत के गले में लटक रहे महंगे कैमरे की तरफ इशारा किया। रहमत घबरा गया। तारांकन भाई, ये क्या बोल रहा है? मुझे फ्रेंच नहीं आती, पर इसके इरादे नेक नहीं लग रहे। रोहित ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कहा, तारांकन, हे ब्रो, नो प्रॉब्लम, वी गो, वी गो, हे ब्रो, नो प्रॉब्लम, वी गो। लेकिन गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। लीडर ने चाकू निकाला और रहमत के कैमरे की स्ट्रैप पकड़ ली। भाग 3, अनन्या की एंट्री। राघव अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से एक तेज और कड़क आवाज आई, वो भी शुद्ध हिंदी में। हे हीरो, अगर जान प्यारी है तो वो कैमरा छोड़ दो और भागो यहां से। सबने मुड़कर देखा। गली के मोड़ पर एक लड़की खड़ी थी। उसने एक लंबा ट्रेंच कोट, बूट्स और गले में एक स्टाइलिश मफलर पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे और हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। यह अनन्या, अन्या थी। वो भारतीय थी, लेकिन उसका तेवर किसी पेरिशियन शेरनी जैसा था। रोहित का मुंह खुला रह गया। भाई, पेरिस में हिंदी? अनन्या ने फिर फ्रेंच में उन गुंडों को कुछ डांटते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे वो उन्हें चेतावनी दे रही है कि ये लोग मेरे जानकार हैं, इन्हें जाने दो। लेकिन गुंडों का लीडर हंसा। उसने अनन्या पर कोई भद्दी टिप्पणी की और राघव की तरफ बढ़ा। भाग 4, सड़क पर संग्राम। अनन्या ने राघव और उसके दोस्तों की तरफ दौड़ते हुए कहा, तुम लोग खड़े क्या हो? भागो, ये लोग ड्रग्स के नशे में हैं, ये मार डालेंगे। लेकिन राघव अपनी जगह से नहीं हिला। जब लीडर ने रहमत को धक्का दिया और चाकू लहराया तो राघव का सब्र टूट गया। राघव ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे पीछे किया और शांत आवाज में बोला, मिस, आप पीछे हटिए। इन्हें भागने की जरूरत नहीं है। भागने की जरूरत इन्हें गुंडों को पड़ेगी। इससे पहले कि लीडर कुछ समझ पाता, राघव ने उसका हाथ कलाई से पकड़ा और एक झटके में मरोड़ दिया। चाकू जमीन पर गिर गया। राघव ने उसे एक जोरदार लात मारी और वो 10 फीट दूर जाकर कचरे के डिब्बों में गिरा। बाकी के 5 गुंडे एक साथ राघव पर टूट पड़े। अनन्या चिल्लाई, पीछे देखो। लेकिन राघव को देखने की जरूरत नहीं थी। एक गुंडे ने बैट घुमाया। राघव ने झुककर उसे डॉज किया और उसकी छाती पर कोहनी मारी। दूसरे को उसने कॉलर से पकड़कर हवा में उठाया और दीवार पर दे मारा। तीसरे को उसने सिर्फ एक थप्पड़ मारा और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि रोहित, रहमत और अनन्या बस पलके झपकाते रह गए। 30 सेकंड के अंदर रेड स्कल गैंग जमीन पर पड़ा कराह रहा था। भाग 5, एक नई दोस्ती की शुरुआत। राघव ने अपनी जैकेट झाड़ी और अपने बाल ठीक किए जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो अनन्या के पास गया। अनन्या की बड़ी बड़ी आंखें राघव को हैरानी से देख रही थीं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया बचाने आने के लिए। वैसे आपकी फ्रेंच काफी अच्छी है। मैं राघव हूं। अनन्या अभी भी सदमे में थी। उसने कहा, तारांकन, तुम हो कौन? वो रेड स्कल गैंग था। पुलिस भी उनसे डरती है और तुमने उन्हें बच्चों की तरह पीट दिया। तभी रोहित बीच में कूद पड़ा। तारांकन, अरे मैडम, ये हमारा कैप्टन है, इसके लोहे के हाथ हैं। वैसे आप कौन हैं? आप भी इंडियन हैं? लड़की ने खुद को संभाला और हाथ आगे बढ़ाया। मैं अनन्या हूँ। यहाँ फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही हूँ और पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड का काम भी करती हूँ। मुझे लगा तुम लोग मुसीबत में फंस गए हो, इसलिए मदद करने आ गई। पर लगता है तुम्हें मदद की जरूरत नहीं थी।
राघव ने कहा, तारांकन नहीं, आपने जो हिम्मत दिखाई वो काबिले तारीफ थी। एक अकेली लड़की ने 6 गुंडों को ललकारा। हम आपके एहसानमंद हैं। मुसीबत अभी टली नहीं, तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। अनन्या ने घबराकर कहा, तारांकन, पुलिस आ रही है। अगर उन्होंने हमें यहाँ देखा तो बहुत सवाल करेंगे और टूरिस्ट होने के नाते तुम फंस सकते हो। मेरे साथ चलो, मैं एक चोर रास्ता जानती हूँ। राघव, रोहित और रहमत अनन्या के पीछे पीछे पेरिस की तंग गलियों से होते हुए एक सुरक्षित जगह पर निकल आए। अनन्या ने हांफते हुए कहा, तारांकन, बच गए। लेकिन ध्यान रखना राघव, तुमने आज जिन लोगों को मारा है वो सिर्फ गली के गुंडे नहीं थे। वो एक बहुत बड़े माफिया के लिए काम करते हैं। तुम लोग अब उनकी नजरों में आ गए हो। राघव के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आई। उसे एहसास हो गया कि पेरिस का उसका ट्रिप अब और भी दिलचस्प होने वाला है। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। अनन्या अब उनकी गाइड बन गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि राघव खुद कितना खतरनाक है। अनन्या उन्हें बताती है कि कल रात शहर के म्यूजियम में एक बहुत खास हीरे की प्रदर्शनी एग्जीबिशन है, जिसे चुराने के लिए वही माफिया प्लान बना रहा है। इत्तेफाक से वो हीरा भारत के इतिहास से जुड़ा है। ये रही एक विस्तृत और रोमांचक कहानी, जहां पेरिस की चकाचौंध, अपमान का बदला और दोस्ती की मस्ती का संगम है। अध्याय: पेरिस का सबसे महंगा डिनर और औकात का सबक। भाग 1। भूख और अनन्या का प्रस्ताव। रेड स्कल गैंग से निपटने के बाद चारों, राघव, रोहित, रहमत और अनन्या एक सुरक्षित जगह पर खड़े थे। एड्रेनलिन कम होने के बाद अब सबके पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। रहमत ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, तारांकन भाई, लड़ाई झगड़ा तो हो गया, पर अब भूख से जान निकल रही है। पेरिस आए हैं और अभी तक यहाँ का खाना नहीं चखा। अनन्या ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, सुनो, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो आज का डिनर मेरी तरफ से। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां का खाना तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। उसने आगे कहा, तारांकन, और हाँ, तुमने उस हीरे वाली बात में दिलचस्पी दिखाई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कल उस म्यूजियम ले जा सकती हूँ जहां वो प्रदर्शनी लगने वाली है। मेरा पास वीआईपी पास का जुगाड़ हो सकता है। राघव ने सिर हिलाया। जरूर, हम वहां चलेंगे, लेकिन पहले पेट पूजा। भाग 2। ला रॉयल पैलेस, ले रॉयल पैलेस। अनन्या उन्हें सीन नदी के पास स्थित एक बेहद आलीशान रेस्टोरेंट ला रॉयल पैलेस के सामने ले आई। ये पेरिस के टॉप 5 होटलों में से एक था। बाहर महंगी फरारी और लैम्बोर्गिनी गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर झाड़ फानूस शैंडलियर्स ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान से तारे तोड़कर लटका दिए गए हों। समस्या: राघव, रोहित और रहमत के कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे। लड़ाई की वजह से जूतों पर धूल थी और रोहित की टी शर्ट थोड़ी मुड़ी हुई थी। अनन्या स्टाइलिश थी, लेकिन कैजुअल कपड़ों में थी। जैसे ही वे एंट्री गेट पर पहुंचे, सूट बूट पहने दरबान डोरमैन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में हिकारत, डिस्गस्ट थी। उसने फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाया और उन्हें रोकने के लिए हाथ आगे कर दिया। अनन्या ने फ्रेंच में उससे बहस की। दरबान ने अनिच्छा से उन्हें अंदर जाने दिया, लेकिन उसने उन्हें मेन हॉल में खिड़की के पास वाली प्रीमियम टेबल देने के बजाय किचन और बाथरूम के रास्ते के पास वाली एक कोने की टेबल की तरफ इशारा किया। भाग 3। वेटर का घमंड। वे लोग टेबल पर बैठे ही थे कि पियर नाम का एक हेड वेटर वहां आया। उसकी नाक चढ़ी हुई थी और वो बहुत घमंड से पेश आ रहा था। उसने मेन्यू कार्ड टेबल पर ऐसे फेंके जैसे कि वो उन पर कोई एहसान कर रहा हो। आसपास बैठे सूट बूट वाले अमीर लोग भी उन्हें देखकर कानाफूसी कर रहे थे और हंस रहे थे। देखो, ये सड़क छाप लोग यहाँ कैसे आ गए? शायद रास्ता भटक गए हैं, पानी पीकर चले जाएंगे। रोहित को ये सब महसूस हो रहा था। उसने धीरे से कहा, तारांकन, राघव भाई, यहाँ का माहौल बहुत अजीब है। लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम एलियंस हैं। और ये मेनू देखो, इसमें तो प्राइस ही नहीं लिखी है। तारांकन, महंगे रेस्टोरेंट में अक्सर गेस्ट मेनू में प्राइस नहीं होती। वेटर, पियरे ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ताना मारते हुए कहा, सर, अगर आपको बजट की दिक्कत है तो मैं सूप ऑफ द डे ले आऊं? वो सबसे सस्ता है। या फिर आप लोग सिर्फ पानी पियेंगे? हमारे पास टैप वाटर, नल का पानी फ्री है। उसकी इस बात पर बगल वाली टेबल के लोग जोर से हंसे। अनन्या को बहुत गुस्सा आया। वो वेटर को डांटने ही वाली थी कि राघव ने टेबल के नीचे से उसका हाथ दबाकर शांत रहने का इशारा किया। भाग 4। राघव का पलटवार, द ऑर्डर। राघव अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे टिका। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत लेकिन डरावनी मुस्कान थी। उसने मेनू कार्ड को बिना खोले ही साइड में रख दिया।
राघव ने वेटर की आंखों में आंखें डालकर इंग्लिश में कहा, मिस्टर, हमें सूप नहीं चाहिए। हम वो खाएंगे जो तुम्हारे इस रेस्टोरेंट की औकात से भी महंगा हो। राघव ने ऑर्डर देना शुरू किया। एक, शुरुआत बेलुगा कैवियार से करो। सबसे बड़ा वाला टिन, ये लाखों का आता है। दो, उसके बाद व्हाइट ट्रफल्स के साथ पास्ता, और ध्यान रखना ट्रफल्स की कंजूसी मत करना। तीन, मेन कोर्स में वाग्यू बीफ स्टेक मीडियम रेयर। चार, और पीने के लिए 1945 रोमानी कॉन्टी वाइन की बोतल ले आओ। वेटर का जबड़ा खुल गया। उसका पेन हाथ से छूटने ही वाला था। अनन्या की आंखें फटी रह गईं। वेटर हकलाते हुए बोला, तारांकन सा। सर, आप श्योर हैं? वाइन की एक बोतल की कीमत 20,000 यूरो, लगभग 18 - 20 लाख रुपए है। क्या आप मतलब क्या आप पे कर पाएंगे? राघव ने टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए सख्त आवाज में कहा, मैंने तुमसे कीमत पूछी? नहीं ना। जाओ और ऑर्डर लेकर आओ। और हाँ, अब अगर एक भी मिनट की देरी हुई तो मैं ये पूरा रेस्टोरेंट खरीदकर तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। हालांकि राघव ने ये बात मजाक के लहजे में कही थी, लेकिन उसकी आवाज में इतना वजन था कि वेटर के पसीने छूट गए। वो यस सर करता हुआ भागा। भाग 5, शाही दावत और दोस्तों की मासूमियत। कुछ ही देर में टेबल का नजारा बदल गया। चांदी के बर्तनों में खाना आया। 3 वेटर उनकी सेवा में लग गए। जो लोग अभी उन पर हंस रहे थे, अब वे ईर्ष्या से उनकी टेबल को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो वाइन ऑर्डर की थी वो वहां बैठे किसी भी रईस ने नहीं मंगवाई थी। रोहित ने कैवियार, मछली के अंडे को चम्मच में लेकर सूंघा और मुंह बनाकर बोला, भाई, ये काली दाल जैसी चीज क्या है, और इसका स्वाद इतना नमकीन क्यों है? इससे अच्छा तो ढाबे की दाल मखनी होती है। रहमत ने वाग्यू बीफ के छोटे से टुकड़े को देखकर कहा, बस इतना सा टुकड़ा? भाई, मेरा पेट तो स्टार्टर में भी नहीं भरेगा, और ये लोग इतना बड़ा बिल क्यों बनाएंगे? राघव और अनन्या उनकी बातों पर हंस रहे थे। राघव ने कहा, तारांकन, चुपचाप खा लो। इसे रईसी कहते हैं, स्वाद नहीं, भाव खाओ। अनन्या ने राघव को वाइन पीते हुए देखा। जिस नजाकत से राघव गिलास पकड़े हुए था, उसे देखकर अनन्या को शक हुआ। उसने धीरे से पूछा, तारांकन, राघव, सच बताना, एक आम स्टूडेंट को विंटेज वाइन और कैवियार के बारे में इतना कैसे पता, और तुम इतना महंगा बिल कैसे भरोगे? भाग 6, बिल और सस्पेंस। खाना खत्म हुआ। अब फैसले की घड़ी थी। हेड वेटर पिएरे एक चांदी की ट्रे में बिल लेकर आया। उसके चेहरे पर अभी भी एक कुटिल मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि अब ये लड़के रोएंगे या पुलिस बुलानी पड़ेगी। वेटर ने जोर से बिल का अमाउंट पढ़ा। सर, आपका टोटल बिल है 28,500 यूरो, भारतीय रुपयों में लगभग 25 लाख रुपए। रोहित और रहमत ने जैसे ही ये सुना, उनके गले से पानी नीचे नहीं उतरा। रोहित की आंखें बाहर आ गईं। तारांकन, 25 लाख। राघव भाई, अब तो किडनी, लीवर और आंखें सब बेचनी पड़ेंगी तो भी बिल नहीं भरेगा। मर गए आज तो। रहमत ने धीरे से कहा, भाग चलें क्या? वेटर ने तंज कसते हुए कहा, अगर कार्ड नहीं चल रहा हो तो हम पुलिस को बुला सकते हैं। भाग 7, राघव का मास्टर स्ट्रोक, पहचान छिपाते हुए। राघव बिल्कुल शांत था। उसे पता था कि उसे बिल भरना है, लेकिन अपनी अरबपति वाली पहचान छिपानी भी है। राघव ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने अपना ब्लैक कार्ड नहीं निकाला, क्योंकि वो सिर्फ अरबपतियों के पास होता है, बल्कि उसने एक मोटा सा लिफाफा निकाला जिसमें कैश, यूरो भरे थे। राघव ने झूठ बोलते हुए रोहित और रहमत से कहा, अरे डरो मत। भूल गए मिस्टर खन्ना, इन्वेस्टर ने हमें टीम एक्सपेंस के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि स्पेन और फ्रांस में टीम को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये स्पॉन्सरशिप का पैसा है। राघव ने नोटों की गड्डी ट्रे में रखी। बिल पूरा भरने के बाद भी उसमें काफी नोट बचे थे। राघव ने वो बचे हुए नोट, लगभग 2 लाख रुपए, वेटर की शर्ट की ऊपर वाली जेब में खोस दिए। राघव ने खड़े होकर वेटर के कंधे पर हाथ रखा और पूरी क्लास को सुनाते हुए कहा, ये टिप तुम्हारे लिए है पिएरे, और एक सलाह, इंसान की हैसियत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी नियत और क्लास से आंकी जाती है। अगली बार जब कोई तुम्हारी दुकान पर आए तो उसे इज्जत देना, मेनू कार्ड फेंकना नहीं। वेटर शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा था। पूरा रेस्टोरेंट सन्न था। भाग 8, शाही विदाई। राघव, रोहित, रहमत और अनन्या शान से रेस्टोरेंट से बाहर निकले। दरबान, जिसने उन्हें रोका था, अब झुककर सलाम कर रहा था। बाहर आकर रोहित ने राहत की सांस ली। तारांकन भाई राघव, तू तो देव मानुष है यार। मेरी तो जान हलक में आ गई थी। मुझे लगा आज पेरिस की जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अनन्या राघव को गौर से देख रही थी।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई स्पॉन्सर इतना कैश देता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। राघव ने एफिल टॉवर की तरफ देखते हुए कहा, चलो दोस्तों, पेट भर गया, इज्जत मिल गई। अब कल के मिशन की तैयारी करते हैं। वो हीरा हमारा इंतजार कर रहा है। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। अगली सुबह वे म्यूजियम जाते हैं। वहां राघव को एहसास होता है कि वो हीरा साधारण नहीं है, बल्कि उसमें प्राचीन कोडिंग छिपी है जो उसके पिता के एडेनिया आइलैंड के किसी सीक्रेट दरवाजे की चाबी हो सकती है। और ठीक तभी म्यूजियम में सायरन बजता है। सिंडिकेट ने हमला कर दिया है। ये रही एक बहुत ही विस्तृत और रोमांचक कहानी, जिसमें सस्पेंस, नीलामी का तनाव और राघव का एक्शन अवतार शामिल है। अध्याय: नीलामी का खेल और नकाब पोश का हमला। भाग 1: अंडरग्राउंड नीलामी, द सीक्रेट ऑक्शन। अगली शाम अनन्या उन्हें पेरिस के एक बहुत पुराने और ऐतिहासिक महल के बेसमेंट में ले गई। ये कोई साधारण सरकारी म्यूजियम नहीं था, बल्कि द ब्लैक लोटस नाम की एक सीक्रेट जगह थी, जहां दुनिया की नायाब और चोरी की गई चीजों की नीलामी होती थी। यहाँ दुनिया भर के माफिया, तस्कर और अरबपति जमा थे। अंदर का माहौल बहुत ही भारी और रहस्यमयी था। हर तरफ काले सूट पहने बॉडीगार्ड्स खड़े थे। बीच में एक कांच के बॉक्स में वो नीलकंठ हीरा, द ब्लू थ्रोट डायमंड रखा था, जो नीले रंग की अलौकिक रोशनी में चमक रहा था। ये हीरा भारत के किसी प्राचीन मंदिर का था। रोहित ने धीरे से कहा, तारांकन भाई, यहाँ तो सांस लेने में भी डर लग रहा है। सब लोग विलेन जैसे लग रहे हैं। रहमत ने अपना कैमरा बैग कसकर पकड़ लिया। तारांकन राघव, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। राघव का झूठ, द इन्वेस्टर लाई। राघव ने अपने दोस्तों को शांत करते हुए एक कहानी बनाई। उसने कहा, घबराओ मत, मुझे अभी मिस्टर खन्ना, इन्वेस्टर का मैसेज आया है। उन्हें पता चला है कि ये हीरा भारत की धरोहर है। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि चाहे जो भी कीमत हो, ये हीरा भारत वापस जाना चाहिए। मैं यहाँ अपने लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टर की तरफ से बोली लगाने आया हूँ। उन्होंने मुझे अनलिमिटेड फंड का एक्सेस दिया है। अनन्या ने राघव को शक की नजरों से देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। रोहित और रहमत ने राहत की सांस ली। तारांकन, अच्छा, मतलब स्पॉन्सर का पैसा है। फिर तो लगाओ बोली। भाग 2: बोली की शुरुआत, द बिडिंग वॉर। नीलामी शुरू हुई। एंकर ने माइक पर घोषणा की, देवियों और सज्जनों, आज की शाम का मुख्य आकर्षण नीलकंठ डायमंड। इसकी शुरुआती कीमत है 5 मिलियन यूरो, लगभग 45 करोड़ रुपए। हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी एक गंजे और चेहरे पर जले हुए निशान वाले आदमी ने अपना पैडल उठाया। ये विक्टर था, जो यूरोप के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट का लीडर था। विक्टर ने भारी आवाज में कहा, 6 मिलियन। राघव ने बिना किसी डर के अपना पैडल उठाया, 10 मिलियन यूरो। पूरे हॉल में खलबली मच गई। सब मुड़कर राघव की तरफ देखने लगे। एक साधारण सा दिखने वाला 20 साल का लड़का सीधे डबल बोली लगा रहा था। विक्टर ने राघव को घूरकर देखा। उसकी आंखों में मौत तैर रही थी। विक्टर, 12 मिलियन। राघव मुस्कुराते हुए, 20 मिलियन। रोहित ने राघव का हाथ पकड़ लिया। तारांकन भाई, आराम से। 20 मिलियन यूरो, तू इन्वेस्टर को कंगाल कर देगा। राघव ने कहा, चिंता मत करो रोहित, देश की चीज देश में ही जाएगी। विक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने 25 मिलियन की बोली लगाई। राघव ने आखिरी वार किया, 50 मिलियन यूरो। एंकर ने हथौड़ा मारा। तारांकन, 50 मिलियन एक बार, 50 मिलियन 2 बार। विक्टर ने समझ लिया कि वो पैसों से नहीं जीत सकता। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। भाग 3: अंधेरा और हमला, द केओस। जैसे ही एंकर 3 बार बोलने वाला था, अचानक हॉल की सारी लाइटें बंद हो गईं। धड़ाम, कांच टूटने की आवाज आई और चारों तरफ धुआं, स्मोक ग्रेनेड्स भर गया। सिंडिकेट के गुंडों ने हमला कर दिया था। हॉल में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अनन्या चिल्लाई, तारांकन, राघव, रोहित, टेबल के नीचे छिप जाओ। रोहित और रहमत डर के मारे टेबल के नीचे घुस गए। धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने देखा कि विक्टर के आदमी नाइट विजन चश्मा पहनकर डायमंड के बॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वे उसे चोरी करके भागने वाले थे। राघव ने रोहित से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं इन्वेस्टर को कॉल करके पुलिस बुलाता हूं। ये कहकर राघव धुएं में गायब हो गया। भाग 4: नकाबपोश रक्षक, द मास्क्ड गार्डियन। राघव एक खंबे के पीछे गया। उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर टैप किया। उसकी कलाई से नैनो टेक्नोलॉजी का एक पतला काला कपड़ा निकला और उसने उसके चेहरे को ढक लिया। अब वो राघव नहीं, बल्कि एक शैडो वॉरियर लग रहा था। उसने एक काले रंग का टैक्टिकल मास्क पहन लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। एक्शन,
विक्टर का दायां हाथ राइट हैंड मैन डायमंड का बॉक्स उठाकर भागने ही वाला था कि हवा में एक सोनिक बूम सुनाई दिया। राघव ने हवा में छलांग लगाई और सीधे उस गुंडे की छाती पर लैंड किया। गुंडा एक, उसने राघव पर गोली चलाई, लेकिन राघव इतनी तेज था कि गोली उसे छू भी नहीं पाई। राघव ने उसके हाथ पर एक वार किया और बंदूक दूर जा गिरी। गुंडा दो और तीन, वे चाकू लेकर दौड़े। राघव ने एक का हाथ मोड़ा और दूसरे को किक मारकर हवा में उछाल दिया। विक्टर, जो स्टेज के पीछे खड़ा था, ये देखकर हैरान रह गया। उसने चिल्लाया, कौन है तू? नकाबपोश राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने डायमंड का बॉक्स अपने हाथ में लिया। तभी 10 और गुंडे आ गए। राघव ने बॉक्स को हवा में उछाला, तीनों गुंडों को 5 सेकंड के अंदर धराशायी किया और बॉक्स को जमीन पर गिरने से पहले ही कैच कर लिया। उसकी लड़ाई का तरीका इतना सधा हुआ था कि वो किसी मशीन की तरह लग रहा था। उसने धुएं का फायदा उठाकर सिंडिकेट के सारे गार्ड्स को बेहोश कर दिया। भाग 5, हीरा वापसी और राघव की एक्टिंग। जैसे ही राघव ने देखा कि सारे गुंडे गिर चुके हैं, उसने तुरंत अपना मास्क हटाया और नैनो सूट को वापस वॉच में समेट लिया। उसने अपने कपड़े थोड़े बिखेर लिए और बाल खराब कर लिए ताकि लगे कि वो भी भगदड़ का शिकार हुआ है। लाइट वापस आई, पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। विक्टर और उसके गुंडे गायब हो चुके थे या बेहोश पड़े थे। रोहित और रहमत अभी भी टेबल के नीचे कांप रहे थे। अनन्या हाथ में एक टूटी हुई कुर्सी लेकर डिफेंस के लिए खड़ी थी। तभी धुएं के बीच से राघव बाहर निकला। उसके हाथ में वो डायमंड का बॉक्स था। रोहित चिल्लाया, तारांकन राघव, तू जिंदा है भाई? और ये तेरे हाथ में क्या है? राघव ने हांफते हुए, नाटक करते हुए कहा, अरे यार, बहुत मुश्किल था। जब वो गुंडे इसे चुराकर भाग रहे थे तो अंधेरे में वो एक खंबे से टकरा गए। बॉक्स उनके हाथ से गिर गया। मैंने मौका देखा और बॉक्स उठा लिया। मैंने सोचा इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अनन्या ने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे राघव की कहानी पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि राघव के चेहरे पर एक भी खरोंच नहीं थी, जबकि हॉल में इतनी मार धाड़ हुई थी। अनन्या ने पूछा, तारांकन, तुमने अकेले उन हथियारों वाले गुंडों से ये हीरा छीन लिया, बिना किसी हथियार के? राघव ने मासूमियत से जवाब दिया, तारांकन, अरे नहीं, मैंने छीना नहीं। वो गिर गया था, मैंने बस उठा लिया। किस्मत अच्छी थी। भाग 6, जीत का जश्न। तभी फ्रेंच पुलिस अंदर आ गई। राघव ने वो बॉक्स पुलिस को सौंप दिया, लेकिन उससे पहले उसने इन्वेस्टर मिस्टर खन्ना के लीगल पेपर्स दिखा दिए, जो उसने पहले ही तैयार रखे थे कि ये हीरा नीलामी में आर ग्रुप ने जीता है। चूंकि राघव ने आखिरी बोली लगाई थी और हथौड़ा बच चुका था, तो तकनीकी रूप से हीरा उनका ही था। होटल वापस लौटते वक्त रोहित और रहमत खुशी से पागल हो रहे थे। रहमत, तारांकन भाई, क्या एडवेंचर था। हमने माफिया के मुंह से हीरा छीन लिया। राघव, तू तो असली जेम्स बॉन्ड निकला। रोहित, पर भाई, वो 50 मिलियन यूरो भरने पड़ेंगे क्या? राघव ने हंसते हुए कहा, तारांकन, वो इन्वेस्टर और सरकार के बीच का मामला है। हमारा काम था चीज को सुरक्षित करना, जो हमने कर दिया। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में राघव की छवि घूम रही थी। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि राघव कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है। राघव ने मन ही मन सोचा, तारांकन, ये हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं है, इसके अंदर एडेनिया के पुराने दरवाजों का नक्शा है। आज रात मुझे इसे डिकोड करना होगा। कहानी का अगला रोमांचक मोड़, रात हो चुकी है। राघव अपने रूम में उस हीरे को स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि अनन्या उसके रूम के बाहर खड़ी है और दरवाजे की दरार से अंदर झांक रही है। वो राघव को अपनी स्मार्ट वॉच से होलोग्राफिक मैप निकालते हुए देख लेती है। ये रही आगे की कहानी, जिसमें भावनाओं, हाईटेक गैजेट्स और रहस्य का मिश्रण है। अध्याय, मिटती यादें और एडेनिया की ओर वापसी। भाग 1, एक कठिन फैसला, मेमोरी वाइप। रात के 2 बज रहे थे। राघव अपने कमरे में नीलकंठ हीरे को एक विशेष लेजर स्कैनर से स्कैन कर रहा था। कमरे में नीली होलोग्राफिक रोशनी फैली हुई थी, जिसमें अजीबोगरीब नक्शे और कोड्स हवा में तैर रहे थे। तभी राघव के कानों में एक हल्की सी सरसराहट हुई। उसकी सुपर हियरिंग ने दरवाजे के बाहर किसी की धड़कन सुन ली थी, जो बहुत तेज चल रही थी। राघव ने तुरंत होलोग्राफिक मैप बंद किया और पलक झपकते ही दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने झटके से दरवाजा खोला। सामने अनन्या खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सब कुछ देख लिया था, हवा में तैरते नक्शे, राघव की चमकती आंखें और वो हाईटेक गैजेट्स। अनन्या हकलाते हुए पीछे हटी, तारांकन, तुम
तुम इंसान नहीं हो। वो सब क्या था? तुम कौन हो राघव? राघव की आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखाई दिया। अनन्या ने उनकी जान बचाई थी। वो एक अच्छी दोस्त बन रही थी। वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसका राज उसकी जान से भी बड़ा था। अगर दुनिया को पता चल जाता तो अनन्या भी खतरे में पड़ जाती। राघव ने भारी मन से कहा, मुझे माफ करना अनन्या। मैं नहीं चाहता कि तुम इस खतरनाक दुनिया का हिस्सा बनो। तुम्हारी सुरक्षा इसी में है कि तुम भूल जाओ। राघव ने अपनी जेब से एक छोटा सा सिल्वर डिवाइस न्यूरल वाइपर निकाला, जो पेन जैसा दिखता था। अनन्या भागने ही वाली थी कि राघव ने बटन दबाया। जैप! एक तेज लेकिन शांत सफेद रोशनी फ्लैश निकली। अनन्या की आंखें कुछ सेकंड के लिए पथरा गईं और फिर वो धीरे से राघव के कंधों पर गिर गईं। राघव ने उसे संभाला और उसके दिमाग में एक झूठी याद, फॉल्स मेमोरी प्लांट कर दी। तुम यहाँ सिर्फ मुझे गुड नाइट कहने आई थी और तुम्हें नींद आ रही थी। राघव ने उसे गोद में उठाया और बड़ी सावधानी से उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। जाते जाते उसने अनन्या के सिर पर हाथ रखा। तारांकन, अलविदा दोस्त। तुम अपनी साधारण जिंदगी में ही खुश रहोगी। भाग 2, डायमंड का रहस्य और तरुण से संपर्क। अपने कमरे में वापस आकर राघव ने दरवाजा लॉक किया और अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच से एक सिक्योर लाइन एक्टिवेट की। स्क्रीन पर तरुण का चेहरा आया। तरुण अपनी लैब में था, जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन चल रही थी। राघव, तारांकन तरुण, मिशन पूरा हुआ। हीरा मेरे पास है, लेकिन एक समस्या है। तरुण, तारांकन, क्या हुआ बॉस? क्या हीरा नकली है? राघव, तारांकन नहीं, हीरा असली है। लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वो एडेनिया की पुरानी भाषा एंशिएंट एन्क्रिप्शन में लॉक है। मेरी वॉच का स्कैनर उसे डिकोड नहीं कर पा रहा। ये बहुत जटिल है। मुझे लगता है इसके लिए हमें मेन सर्वर की जरूरत पड़ेगी। तरुण ने कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हुए कहा। तारांकन, अगर ये एडेनिया का पुराना लॉक है तो इसे यहाँ लैब में लाकर ही खोला जा सकता है। बॉस, आपको तुरंत बेस पर आना होगा। राघव, तारांकन, ठीक है। जेट भेजो, मैं अभी निकलता हूं। तरुण, तारांकन बॉस, मैंने हमारा सबसे एडवांस फैंटम एक्स जेट भेजा है। वो रडार पर नहीं दिखता और आवाज भी नहीं करता। वो 10 मिनट में होटल की छत पर लैंड करेगा। भाग 3, दोस्तों से झूठ और विदाई। अब सबसे मुश्किल काम था रोहित और रहमत को समझाना। राघव नहीं चाहता था कि वे परेशान हों या उस पर शक करें। उसने एक नोट लिखा और उनके कमरे के दरवाजे के नीचे से सरका दिया। फिर उसने रोहित के फोन पर एक वॉइस मैसेज भी छोड़ दिया। यार रोहित, रहमत, अभी अभी मिस्टर खन्ना का कॉल आया। वो डायमंड वाली लीगल फॉर्मेलिटी और पेपर साइन करने के लिए मुझे अर्जेंटली स्विट्जरलैंड हेड ऑफिस बुला रहे हैं। इन्वेस्टर का मामला है, मना नहीं कर सकता। तुम लोग अनन्या के साथ पेरिस एंजॉय करो। मैं 2-3 दिन में काम खत्म करके सीधा इंडिया मिलूंगा। लव यू ब्रदर्स, और हाँ, शॉपिंग मेरे कार्ड से कर लेना। राघव जानता था कि इन्वेस्टर और शॉपिंग का नाम सुनकर वे मान जाएंगे और ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। भाग 4, फैंटम एक्स की एंट्री। राघव अपना बैग लेकर चुपचाप होटल की छत रूफटॉप पर पहुंचा। पेरिस की ठंडी हवा चल रही थी। ठीक 10 मिनट बाद आसमान में तारों के बीच एक काली छाया दिखी। बिना किसी शोर के एक बेहद स्लीक और भविष्यवादी फ्यूचरिस्टिक जेट हवा में स्थिर हो गया। ये फैंटम एक्स था। इसमें पहिए नहीं थे। ये सीधे वर्टिकल लैंडिंग VTOL कर सकता था। जेट का दरवाजा खुला और एक सीढ़ी नीचे आई। अंदर से एक रोबोटिक आवाज आई, वेलकम बैक कमांडर राघव। राघव सीढ़ियां चढ़कर अंदर गया। जेट अंदर से किसी स्पेसशिप जैसा था। राघव ने पायलट सीट पर बैठकर, जो ऑटो पायलट पर थी, तरुण को कमांड दी। तरुण, टेक ऑफ, सीधा एडेनिया। जेट के इंजन नीली रोशनी के साथ एक्टिवेट हुए और अगले ही पल वो ध्वनि की रफ्तार से भी तेज सुपरसोनिक स्पीड पेरिस के आसमान में गायब हो गया। नीचे सोए हुए शहर को भनक भी नहीं लगी कि उनके बीच से दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान गुजर गया। भाग 5, एडेनिया में वापसी। कुछ ही घंटों में जेट हिंद महासागर के ऊपर था। बादलों के बीच से एडेनिया का अदृश्य सुरक्षा कवच शील्ड खुला और जेट ने आइलैंड पर लैंड किया। वहां प्रताप और तरुण पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। राघव के उतरते ही प्रताप ने सैल्यूट किया, वेलकम होम बॉस। राघव ने हीरा तरुण की तरफ उछाला, काम पर लग जाओ तरुण। मुझे जानना है कि मेरे पिताजी ने इस पत्थर में क्या छिपाया था। मुझे लग रहा है कि यह सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि आने वाले किसी खतरे की चेतावनी है। तरुण ने हीरा कैच किया और लैब की तरफ दौड़ पड़ा। राघव ने गहरी सांस ली। उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि अब खेल बहुत बड़ा हो चुका है।
कहानी का अगला रोमांचक मोड़, तरुण लैब में हीरे को डिकोड करता है और एक होलोग्राफिक मैसेज खुलता है। ये मैसेज राघव के पिता का है, जिसमें वे पाताल लोक अंडरवर्ल्ड के एक ऐसे हथियार के बारे में बताते हैं जो दुनिया को खत्म कर सकता है, और उसकी चाबी यही हीरा है।